आईएएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन, जिससे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आईएएस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज टॉपर्स टॉक शो में बात करेंगे एक बहुत खास शख्सियत से। मिलवाएंगे आपको एक यूपी पीसीएस में सिलेक्ट हुए, डीवाईएसपी पर सिलेक्ट हुए इमरान अहमद से। चर्चा करेंगे उनके स्ट्रगल पर, उनकी तैयारियों पर और कैसे उन्होंने मुकाम हासिल किया उस विषय में। आपको बता दूं इमरान के बारे में, पहले मैं आपको यहाँ पर, इमरान न केवल यूपी में सिलेक्ट हुए हैं बल्कि इसके पहले वो उत्तराखंड पीसीएस में भी 6 रैंक प्राप्त करके डीवाईएस पद पर चयन हो चुका था। उसके बाद ज्वाइन करेंगे वो यूपी को और बात करेंगे उनके स्ट्रगल पर। स्वागत है इमरान आपका इस टॉपर्स टॉक शो में। इमरान, मैं आपको जान रहा हूँ 2013-14 से। पहला सवाल मेरा आपके साथ, कैसे की तैयारी, क्या संघर्ष रहा आपका इस पूरे मामले में? सर, एक लंबा संघर्ष रहा है इस तैयारी में। और जैसा आपने बताया कि 2013 से मैं आपके संपर्क में हूँ। उससे पहले मैंने इंजीनियरिंग करी, बीटेक किया बीआईटी झांसी से। उसके बाद मैंने एमटेक किया आईटी रुड़की से। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले कि कोई आदमी आईएएस की तैयारी या पीसीएस की तैयारी करने के का जो मन बनाता है, उसके पीछे एक लंबा अनुभव और एक बचपन होता है। तो बचपन से ही जैसे हर घर में होता था कि भाई आप अच्छे हैं पढ़ने में या सिंसियर हैं तो पीसीएस तैयारी करें या आईएएस की तैयारी करें। लेकिन मेरा मन नहीं था। मेरा तो जैसे एक कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है कि सेमेस्टर आए तो पढ़ लिया और एग्ज़ाम आए तो पढ़ लिया। तो एक बार मैं वीडियो रोकूंगा आपको। मतलब वो जो तैयारी होती है इंजीनियरिंग के दिनों की, मतलब मैं बीइंग अ इंजीनियर बोल सकता हूँ कि रात भर में सिलेबस ढूंढते थे। वो पढ़ा, सुबह जाकर एग्जाम दे दिया, क्वालिफाई हो जाता था। तो वो तैयारी और ये पीसीएस की तैयारी, मतलब जहाँ बैठना ही पड़ेगा साल भर आपको सीट के ऊपर, कितना बड़ा अंतर, स्विच कैसे किया आपने ये? सर, अंतर तो है क्योंकि इंजीनियरिंग में जहाँ हम एक सेमेस्टर में एक किताब पढ़ते हैं, 6 महीने में एक किताब पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट की, यहाँ पे ज़्यादा किताबें पढ़ लेनी पड़ती हैं, ज़्यादा मटेरियल पढ़ना पड़ता है। फिर बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे पढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि इंजीनियरिंग में हम लोग इंटरनेट पे पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन ये पढ़ाई इंटरनेट पे, यूट्यूब पे तमाम तरीक़ों से आपको जुड़ना पड़ता है। फिर नोट्स आपको रिटन बुक्स होती थी इंजीनियरिंग की तैयारी में। यहाँ पे आपको खुद लिख के उनको पढ़ना पड़ता है। ये अपने आप में, क्योंकि लेखन की कला बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी उसमें लिखने की, आपके अंदर लिखने की शैली कितनी अच्छी है इस पर कम ध्यान होता था। वो कंटेंट पे काम होता था और मैथमेटिकल था, कैलकुलेशन, इन पे चीज़ें होती थी। बिल्कुल। और यहाँ पर आपको एक आपकी राइटिंग में एक सृजनात्मकता होनी चाहिए, एक विजन होना चाहिए। आप लिख रहे हैं तो प्रशासक का एक आपके अंदर वो दिखना चाहिए आपकी लिखावट में। तो ये सर अंतर है। तो कैसे मूड बनाया इंजीनियरिंग के बाद कि यार चलो प्रशासन सभा चलते हैं, आईएएस बनना है, पी अधिकारी बनना है, डीवाईएसपी बनना है? कैसे कुछ ने प्रमोट किया, किसी ने पुश किया, या स्वयं से हुआ ये विचार? सर, मैं वही जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़के आदर्श वाली बातें करते हैं कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, बट क्या होता है फंडामेंटल राइट हमें नहीं पता होता। इस तरह की हम बातें करते हैं। तो ये हुआ कि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर इरफान अहमद, तो उन्होंने कहा कि आप तैयारी करें सिविल सर्विस की, और क्योंकि घर में बाकी लोग इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो आप कुछ डिफरेंट करें। और मेरा रुझान थोड़ा सा हायर स्टडीज़ के लिए था, जेआरएफ वगैरह, जीआरई वगैरह करने का। लेकिन फिर 2011 का वक्त था, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला, तो हर कोई अपनी अपनी धारा ढूंढ रहा था। तो मैंने अपनी धारा इधर ढूंढी और 2012 में एमटेक करने के बाद। तो मतलब एक शॉर्ट में कहूँ तो अन्ना जी का योगदान है इसके पीछे भी, मतलब हाँ, कह सकते अगर आप हैं यहाँ पर तो अन्ना जी का योगदान कहीं ना कहीं है। बिल्कुल, दो राय नहीं, मोमेंट रहा कहीं ना कहीं, बहुत लोगों को प्रभावित किया था आंदोलन ने, मानते हैं देश में। रही पीटी की बात, थोड़ा मैं आपको ले चलूँ मेंस के माहौल पर। तो आपने जो मेंस दिया उसमें अलग माहौल था, ऑप्शन ऑफ कोर्स वैसे ही रहेंगे, लेकिन जीएस में क्या बदलाव आ गया? तो मैं चाहूँगा थोड़ा सलाह दें नए छात्रों खासकर कि जो मेंस अभी आने वाले लिखित मेंस, राइटिंग मेंस होंगे, उन्हें क्या तैयार कैसे किया जाए? कि आप उत्तराखंड भी निकाल चुके हैं, आप यूपी एससी में काफ़ी अच्छा कर चुके हैं पहले, तो कैसे किया जाए उसको वहाँ पर? सर, मेंस की जो एक तरीका है कि मेंस आपका पूरा लिखावट पे बेस है। आपकी लिखावट जितनी अच्छी होगी, आपकी लेखन शैली जितनी अच्छी होगी, आपको मेंस में उतना ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। और उसके बाद इंटरव्यू में अगर आप नॉर्मल भी रह जाएंगे तो आपके जोड़ के आपकी रैंक आ जाएगी। बिल्कुल। मेंस का क्या है कि उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाए, जो चीज़ पढ़ा जाए। फर्स्ट टाइम हो सकता है आप पढ़ने बैठे और लिखने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो नीरस हो जाएगा। तो आप पहले टाइम में रीडिंग लगा लें, सेकंड टाइम में आप उसको उसके पढ़ते रहने के साथ कुछ कुछ उसके नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स आपके खुद के अपने होने चाहिए ताकि आप उनको जब दोबारा रिवाइज करें तो कंफर्ट महसूस करें। टीचर्स भी आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, पढ़ा देते हैं, क्लास में लिखा देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उनके साथ साथ आपको अपने नोट्स से भी उसको सप्लीमेंट करना चाहिए। और आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज़ राइटिंग, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बात है कि नया पैटर्न की यूपी पीसीएस की,
तो सर यूपीएससी का पैटर्न वही यूपीएससी का पैटर्न है, जो वैसे ही 4 लगभग पेपर वही हैं। सिलेबस है। अगर आप उसके क्रमवार, अभी फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम सर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुझे, मेरी समझ से, जो भी मेरा छोटा सा अनुभव है, कि बहुत ज़्यादा वो डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल या क्रिटिकल सवाल नहीं पूछेंगे, अभी वो सिलेबस के पॉइंट पे ही स्टिक रहेंगे। तो जो भी मेरे भाई बंधु अभी तैयारी कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि सिलेबस की लाइनों पे स्टिक रहें। जैसे हम याद करें 2013 में यूपीएससी का पेपर हुआ जी था, सर, जी सर। तो वो कुछ सिंपल डेफिनेशन, सिंपल चीज़ें पूछी थी जी, सिलेबस जी, उठा जी, के। जी। वैसे उम्मीद हम भी कर रहे हैं कि पीसीएस के स्तर पे अभी कॉम्प्लेक्स नहीं देना चाहिए उस चीज़ें उसको। बात हुई आपके ऑप्शंस, बताएं मुझे। जैसे आपने बताया था मुझे सोशियोलॉजी आपका ऑप्शन था, डिफेंस आपका ऑप्शन था वहाँ पर, तो क्या तैयारी की, उसमें क्या समस्या आपको लगी वहाँ पर ऑप्शन तैयार करते समय? जी सर, ऑप्शनल सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रूशियल सब्जेक्ट है, बिल्कुल। और आप, हम सभी जो भी यूपीएससी की या यूपीपीएससी तैयारी कर रहे होते हैं, किसी ना किसी मोमेंट पे इस फेज से गुजरते हैं कि कौन सा ऑप्शनल रखा जाए। बिल्कुल। और ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है। मेरे साथियों से कहना चाहूँगा कि बहुत ही संजीदगी के साथ अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करें, कभी किसी के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस में, भैया या टीचर के इन्फ्लुएंस में आके ऑप्शनल ना लें। अपनी टेंडेंसी को देखें कि आप लोगों से मिलकर बातचीत कर लें। तो उसी तरह मैंने भी किया, और मैंने समाजशास्त्र लिया, क्योंकि मुझे लगा कि सोसाइटी की चीज़ें हैं। और जनरली कई बार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ज्योग्राफी भी रखते हैं, मेरा भी शुरुआत में रुझान ज्योग्राफी रखने का, वो भी एक अच्छा विषय है, लेकिन मैंने समाजशास्त्र को रखा। और समाजशास्त्र को रखने की वजह ये थी कि सोसाइटी को थोड़ा आप समझ रहे हैं, फिर परिवार और फैमिली और पॉलिटिक्स और इकोनॉमी किस तरीके से ये जोड़ता समाज को है। प्रभावित करते हैं, राजनीति को, यही सब उसमें रहता है। तो मैंने इसको विषय बनाया। और मुश्तबा हुसैन जो मेरे सोशोलॉजी के टीचर थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। उन्होंने वही जो मैंने एक बात कही कि आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उन्होंने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मेरे आंसर चेक करने में और मुझे फीडबैक देने में। डिफेंस की तैयारी कैसे की आपने? डिफेंस की मैंने तैयारी सर खुद से, सेल्फ से करी। और अभी भी जो बच्चे डिफेंस सब्जेक्ट रखना चाहें, वो देखेंगे कि उसके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि आपके यूपी पीसीएस के सिलेबस के बहुत सारा हिस्सा कवर कर लेते हैं। तो और अगर आपकी समझ अच्छी है इंटरनल सिक्योरिटी में, आईआर में, तो डिफेंस कर सकते हैं, और मैंने खुद से ही उसको किया। ओके। आपने प्रारंभ में कहा था कि करंट अफेयर्स का रोल बढ़ता जा रहा है, जी, तो प्री के स्तर पे करंट अफेयर्स नो डाउट बड़ी भूमिका है। जी, जी। मेंस के स्तर पे करंट अफेयर्स की बात मैं करूँ आपसे, जहाँ जी, जी। लिखन की काम आएगा, जी, जी। वहाँ पर कितना चीज़ों को शामिल करें, अपने ट्रेडिशनल क्वेश्चन में शामिल करें आप करंट अफेयर्स को, अपने कैसे इसको कहाँ शामिल किया जाए? सर ये तो बहुत ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स आपके तीनों ही स्तरों पे काम आता रहेगा। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत होती है मेंस के स्तर पे। आप जब भी कोई गवर्नमेंट की स्कीम की लिख रहे हो, या कोई भी, मान लीजिए आप समावेशी विकास पे लिख रहे हो, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट की स्कीम को मेंशन कर देंगे, या उसमें कोई नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लाया और आप उसको दिखा देते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना चलाई है जिससे इतनी महिलाओं को बेनिफिट हो सकता है, तो वो एक सीधे ये बता रहा है कि आप, ट्रेडिशनल नॉलेज तो है ही है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो आपको पता ही है, साथ ही साथ आप सरकार जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, वो क्या क्या इनिशिएटिव ला रही है, आप उसको जानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मेंस के स्तर पर करंट अफेयर्स को इंक्लूड करें, एग्जाम्पल के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से, या जो भी चीज़ें आपको पता हो। इमरान, मेरा एक बहुत सामान्य सवाल होगा आपसे। अब आते हैं इंटरव्यू फेज में, आपके आते हैं हम लोग। ओके, मेरी बात हुई प्री और मेंस के स्तर पे आपसे। इंटरव्यू में आता हूँ, मुझे आप बता रहे थे इंटरव्यू जब देखे आए थे कि सर बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा, तो मेरे दर्शक जानना चाहेंगे क्या वो इंटरेस्ट ना था, क्या वो चीज़ हुई आपके संग, बड़ा आपको लगता है कि आप डर गए एक बार, फिर आपको लगा ठीक हुआ? बता, थोड़ा शेयर करें इंटरव्यू का अपना। हाँ सर, मेरा बड़ा दिलचस्प रहा मेरा साक्षात्कार इंटरव्यू, और वो सुशीला मैडम घर के बोर्ड में रहा। उनकी पृष्ठभूमि विधि शास्त्र से है और लॉ से जुड़ी हुई हैं, और चूंकि एक विधि वाला और जो एक पुलिस ऑफिसर जो सामने सामने बैठे हैं, तो कुछ गुफ्तगू होती ही है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि उन्होंने बताया क्या कर रहे हैं, मैंने बताया मैं अभी जॉब में हूँ और उत्तराखंड में डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो उन्होंने फिर बोला कि पुलिस कुछ मतलब कोई प्रोडक्टिव नहीं करती है, और कानून बने हैं और लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, तो आप लोग कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हैं। तो वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए, उन्होंने ये बात मुझसे कही। लेकिन मुझे लगा कि वो मैंने उसको एक प्रश्न की तरह लिया, और उन्होंने एक प्रश्न की तरह ही पूछा था। और मैंने बताया कि नहीं मैम, ऐसा नहीं है, बल्कि जो है पुलिस भी प्रोडक्टिव काम करती है। जब वो समाज में खड़ी रहती है, तब बाकी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, लॉज बनते हैं, फैक्ट्री से ब्रेड बनती है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने इंजीनियरिंग करी, आपने देश का इतना पैसा बर्बाद कर दिया, आईआईटी का पैसा बर्बाद कर दिया, अगर आप इंजीनियरिंग में ही करते तो देश को कितना लाभ होता।
तो मैंने उनको बताया कि नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन पैसा बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी हमें सिखाया जाता है कि हम कैसे रिसोर्स का बेहतर यूटिलाइजेशन करें। और जब हम प्रशासक होते हैं, जब हम पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो भी हम डिस्ट्रिक्ट के जो रिसोर्स होते हैं उनका बेहतर यूटिलाइजेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो मैम मेरी समझ से मैंने देश का पैसा बर्बाद नहीं किया है, बल्कि देश का पैसा एक अच्छे यूज़ में जाएगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता रहे थे सर कि इमरान की कैंडिडेट वहाँ पर एक आपके जो इंटरव्यू थे खड़े हो गए थे बीच इंटरव्यू में। हाँ सर, वो क्या हुआ था? यही एक दिलचस्प किस्सा हुआ कि मैडम बैठी हुई थी और 4 बोर्ड मेंबर बैठे हुए थे और इंटरव्यू चल रहा था, 5 से 8 मिनट ही हुए थे। अचानक से एक बोर्ड मेंबर खड़े हो गए। तो जैसा हमारी संस्कृति में होता है कि कोई बड़ा खड़ा हो जाए, तो मैं भी उसी बिना कुछ समझे सोचे मैं भी खड़ा हो गया उनके रिस्पेक्ट में। तो मैडम ने कहा आप क्यों खड़े हो गए? तो मैंने कहा मैम चूँकि महोदय खड़े हुए थे तो इसलिए मैं रिगार्ड में खड़ा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि आप तो पुलिस ऑफिसर हैं, आपको पता नहीं है कि डिसिप्लिन, मैं यहाँ बैठी हूँ तो आपको नहीं खड़े होना चाहिए और आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो मैंने कहा मैम मैं सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा था अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें तो मैं समझूंगी कि आपको चीज़ें पता नहीं थी इसलिए आपने ऐसा किया, और मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, शायद वो चीज़ उनको पसंद आई। मतलब ग्रिल करना वो चाह रहे थे आपको कैसे भी करके। तो इससे ये चीज़ समझ आई कि इंटरव्यू में हम पोलाइट रहें। हम किसी भी साक्षात्कार पैनल का पर्पज़ ये नहीं होता है कि आपको वो डांटे या आपको परेशान करे। उनका पर्पज़ होता है कि परेशानी करके भी आपके चेहरे पे शिकन आती है या आप उस परिस्थितियों में एक विनम्र बने रहते हैं, इन सब चीज़ों का ही वो टेस्ट होता है। एक हमेशा बोलते थे हमारे मोक चलते हैं, इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, हम थोड़ा मोक में सॉफ्ट लेते हैं, बच्चों को थोड़ा सा प्रसन्न किया जाए, बच्चों को ज़्यादा ग्रिल ना किया जाए। तो मोक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू जो होते हैं उसमें क्या अंतर आप देखते हैं बेसिकली? हाँ सर, मैंने मॉक इंटरव्यू भी दिए हुए हैं और रियल इंटरव्यू तो आपको बताया ही। फ़र्क होता है, थोड़ा फ़र्क होता है इसलिए क्योंकि जब जनरली हम मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं जिन कोचिंगों से हम जुड़े होते हैं, कई बार उसमें पैनल भी उनमें से कुछ हमें जान रहे होते हैं, हमारी टेंडेंसी को जान रहे होते हैं, हमारे नेचर को जान रहे होते हैं, तो वो हमारे नेचर जैसा ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें बड़ी कोजी या सॉफ्ट फीलिंग सी आती है कि हमारा मॉक बहुत अच्छा हो गया। लेकिन जब हम साक्षात्कार पैनल में जाते हैं तो वो बिल्कुल नया होता है, उसको आपके बारे में, आपका नाम, आपका शहर, आपका कुछ नहीं पता होता है। UPPCS इंटरव्यू में कोड दिया जाता है जिस सिर्फ आप कोड के नाम से पहचाने जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी, आपके बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो वो एक नया ही किस दिशा में वो आपका इंटरव्यू चला जाए, कौन सी आपका एक्ट, आपकी हो सकता है वो आपके टाई का कलर पूछ लें, टाई आपने अपने दोस्त की पहनी है या आपने कहाँ से खरीदी, और फिर वो पूरा एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही हो सकता है आपका इंटरव्यू चला जाए और आपने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो इंटरव्यू बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड होता है। कोशिश करी जाती है कि आप इस तरीके से प्रिपेयर होके जाएँ कि इंटरव्यू आपके मार्ग पे चला जाए जैसा आप प्रिपेयर करके आएँ। हाँ, ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू से आपको लाभ ये होता है कि आप कई मॉक इंटरव्यू देने की वजह से आप उन तमाम परिस्थितियों से गुजर चुके होते हैं जो कि वहाँ बन सकती हैं। मसलन आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन, आपकी एजुकेशन से क्वेश्चन, या आपने क्या पिछले सालों में किया, इससे क्वेश्चन होता है। तो ये फ़ायदा होता है उसका। बहुत बढ़िया इमरान, सुन के बहुत बढ़िया लगा। बच्चे वो सीख रहे होंगे इस चीज़ से कि डरना नहीं है इंटरव्यू, मतलब यानी हाँ जो एक हवा बनाया था इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है। वो सीनियर लोग हैं, शेयर के उस तरफ बैठे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं चीज़ों को हमसे यहाँ पर। बहुत बढ़िया इमरान, एक बहुत सिंपल बात, हम जो यूट्यूब चैनल पर बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आज की तैयारी में बच्चे बहुत रिमोट एरियाज में बैठे हैं, दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, यूपी के तराई इलाकों में बैठे हैं, शायद वो शायद नहीं आ सकते, दिल्ली या लखनऊ या इलाहाबाद जा सकते हैं, अपने घर रहकर अपने मोबाइल पर अपने कंप्यूटर तैयारी कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि तैयारी हो सकती है इस माध्यम से, कोई ज़रिया है या उनको लखनऊ, इलाहाबाद या दिल्ली आना पड़ेगा तैयारी के लिए? सर हम आप और बैठ के बात कर रहे हैं, कोई दूर दराज का इलाका, कोई गोरखपुर में, कोई सोनभद्र में, कोई पीलीभीत में बैठ के हमें देख रहा होगा। ये साक्षात्कार या ये तमाम चीज़ें जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उनका मकसद ये है कि दूर दराज के लोग पढ़ सकें। हर कोई दिल्ली नहीं आ सकता, हर कोई कोटा नहीं जा सकता। तो यही एक तरीका है कि आप अगर नहीं जा सकते हैं, रिसोर्स आपके पास नहीं है, तो आप यूट्यूब से जुड़ जाएं। आजकल इंटरनेट सस्ता है, आपके पास मोबाइल अच्छा है, तो इन तमाम प्लेटफॉर्म का बेहतर यूज़ किया जाए। यहाँ से आप प्रॉपर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। कई कोचिंग, कई फिलंथ्रोपिस्ट, खुद आप भी कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ें स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे मिल जाए। मंत्रा कोचिंग भी इसमें लगातार प्रयास में लगी हुई है। तो अगर स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म का बेहतर यूज़ करे तो उनको बेहतर नतीजे मिल सकते हैं मेरी समझ से। दिल्ली आना कोई, इलाहाबाद आना कोई पढ़ने वाला रहता नहीं है? नहीं सर, अगर आपको रिसोर्स मिल जाए तो आप पढ़ सकते हैं और लोकल लोगों से, अपने किसी सहपाठी से या कोई जो सीनियर जिन्होंने थोड़ा बहुत उसमें काम किया, उनका मार्गदर्शन लेके आप वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। मैं अंतिम सवाल पर आऊँगा आपके साथ। सवाल नहीं मेरा, ये संदेश आप देना चाहेंगे बच्चों को जो कहना चाहें तैयारी के बारे में, क्या तैयारी करें, क्या करें, कैसे जिएं ज़िंदगी को साथ में, आप कहना पूरा मंच। जी सर,
सर तैयारी करिए, बिल्कुल करिए। देश की मतलब कहते हैं, मेरे घर पे कहते हैं कि अर्श से फर्श पे पहुंचाने वाली तैयारी कर रहे हो तुम। तो वाकई में ये आपको फर्श से अर्श पे ले जाती है। और कई लोगों के संशय होता है कि मैं तैयारी करूं कि ना करूं, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। जब मैं तैयारी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। 1-2 साल होने लगते हैं तो लोग पूछने लगते हैं कि आपके बेटे का क्या हुआ, या तुम्हारे भाई का क्या हुआ, या आपसे खुद ही पूछ लेते हैं आपका क्या हुआ। तो मैं एक यही संदेश देना चाहूँगा कि जब आपको सफलता मिलेगी तो जो वक्त सफ़र में तालियां दे दे के हंसे थे, लौटा तो वो पत्ते मेरे कदमों में पड़े थे। तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए और अपने लक्ष्य को ध्यान रखे रहिए। जिस मकसद को लेकर आपने तैयारी शुरू की है उस मकसद को याद रखिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत अच्छा लगा बात करके मुझे। बहुत 2 साल बाद शायद बात कर रहे हैं हम लोग। आप जी। पोस्टिंग पे थे तो क्लास में जब आते थे तो अलग बात होती है, अब पोस्टिंग में चलेगा 2 साल बाद बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बहुत मज़ा आया बात करके मुझे। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट भी एंजॉय कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे चीज़ों कैसे करना है। तो दोस्तों आज का शो हमारे यहाँ ख़त्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले टॉपर्स टॉक शो में अगली शख्सियत के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू।